नमस्कार। तो चलिए सीधे चलते हैं शेक्सपियर के सबसे मशहूर और सबसे गहरे नाटकों में से एक हैमलेट की दुनिया में। ये कहानी है बदले की, धोखे की और उन सवालों की जो आज भी हमारे जहन में गूंजते हैं। आइए इस यादगार ट्रेजेडी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत से ही एक बेचैनी और तनाव का माहौल हमें घेर लेता है। यह हमें बताता है कि एक राजकुमार का व्यक्तिगत दुख जल्द ही पूरे राज्य के लिए एक खूनी संघर्ष बनने वाला है। कहानी हमें ले चलती है डेनमार्क के शाही दरबार में, और यहां आते ही पता चलता है कि माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। राजा की मौत के बाद हर तरफ एक बेचैनी और नैतिक गिरावट का आलम है। जैसा कि कहा गया है, डेनमार्क के राज्य में कुछ सड़ रहा है। कहानी का असली संघर्ष तो परिवार के अंदर ही है। जरा सोचिए, पिता की मौत का गम अभी ताज़ा है और राजकुमार हैमलेट को ये देखना पड़ रहा है कि उसकी अपनी माँ रानी गर्ट्रूड ने कितनी जल्दी उसके चाचा क्लॉडियस से ही शादी कर ली। ये बात हैमलेट को अंदर से तोड़ देती है। हैमलेट का दुख सिर्फ मां की जल्दबाजी से नहीं, बल्कि इस बात से भी है कि वो अपने पिता को एक महान, एक वीर राजा के रूप में देखता था, और उसकी तुलना में उसका चाचा क्लॉडियस, जो अब राजा बन बैठा है, उसे एक बेहद छोटा और नीच इंसान लगता है। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या होगा, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक अलौकिक मोड़, जहां एक मेहमान आता है एक भयानक राज लेकर। एक ठंडी अंधेरी रात में महल की दीवारों पर हैमलेट का सामना होता है अपने ही मरे हुए पिता के भूत से, और वो भूत जो कहता है वो हैमलेट के पैरों तले जमीन खिसका देता है। भूत का संदेश एकदम साफ था और उतना ही भयानक। उसने कहा, मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी, मेरी हत्या हुई है, और कातिल कोई और नहीं, तुम्हारा चाचा क्लॉडियस है। उसने मेरे कान में जहर डालकर मुझे मारा। अब तुम्हें मेरी इस अप्राकृतिक मौत का बदला लेना होगा। लेकिन हैमलेट एक विचारक है। वो सिर्फ एक भूत की बात पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकता। क्या हो अगर ये कोई शैतानी चाल हो उसे गुमराह करने की? बदला लेने से पहले उसे चाहिए एक पक्का, ठोस सबूत। तो यहां हैमलेट एक बहुत ही चालाक योजना बनाता है। वो पागल होने का नाटक करेगा। क्यों? ताकि कोई उस पर शक न कर सके और वो आज़ादी से अपनी जांच कर सके। लेकिन इस नाटक की वजह से उसकी प्रेमिका ओफेलिया और पूरा दरबार उलझन में पड़ जाता है। अब क्लॉडियस भी कोई बेवकूफ नहीं है। उसे हैमलेट के इस अजीब बर्ताव में कुछ गड़बड़ लगती है। तो वो क्या करता है, वो हैमलेट के कॉलेज के दो दोस्तों रोजनक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न को उस पर नजर रखने के लिए बुलाता है। पर हैमलेट इतना तेज है कि वो उनकी चाल तुरंत समझ जाता है। और फिर हैमलेट को एक जबरदस्त मौका मिलता है। महल में कुछ कलाकार नाटक करने आते हैं। हैमलेट सोचता है, क्यों ना मैं इनके नाटक का इस्तेमाल करके राजा का सच बाहर निकलवाऊं। ये आइडिया ही द माउस ट्रैप कहलाता है। योजना ये है कि कलाकारों से ठीक वैसा ही नाटक करवाया जाए जैसी उसके पिता की हत्या हुई थी, और वो भी राजा क्लॉडियस के ठीक सामने। सबकी नजरें क्लॉडियस पर होंगी। क्या वो अपने चेहरे के भावों से अपना गुनाह कबूल कर लेगा? और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। हैमलेट को इतना सबूत तो मिल जाता है, लेकिन जल्दबाजी में हुई एक भूल सब कुछ तबाह कर देती है। योजना काम कर गई, बिल्कुल जैसा सोचा था। नाटक में हत्या का सीन देखते ही क्लॉडियस का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो चिल्लाता हुआ वहां से भाग खड़ा होता है। बिंगो! हैमलेट को अपना सबूत मिल गया। अब बदला लेने का सबसे सही मौका हैमलेट के सामने था। लेकिन वो क्लॉडियस को प्रार्थना करते हुए देखता है और रुक जाता है। वो सोचता है कि अगर प्रार्थना करते हुए मारा तो क्लॉडियस की आत्मा सीधे स्वर्ग जाएगी। और ये कैसा बदला हुआ? बदला तो ऐसा हो कि उसकी रूह को भी सजा मिले। इसके बाद हैमलेट गुस्से में अपनी मां के पास जाता है। वो उस पर चिल्ला रहा होता है। तभी उसे पर्दे के पीछे किसी के छिपे होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि ये क्लॉडियस है। बिना एक पल सोचे वो अपनी तलवार सीधे पर्दे के आर पार उतार देता है। लेकिन पर्दे के पीछे क्लॉडियस नहीं, बेचारा पोलोनियस था। बस इस एक गलती ने तबाही का दरवाजा खोल दिया। पोलोनियस की मौत के बाद उसकी बेटी ओफिलिया गम में पागल हो जाती है। उसका बेटा लिएटिस अपने पिता का बदला लेने के लिए डेनमार्क लौट आता है, और उसका निशाना है हैमलेट। और क्लॉडियस, उसे तो हैमलेट से छुटकारा पाने का एक पब्लिक बहाना मिल गया। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहां बदले की एक नहीं बल्कि कई कहानियां एक दूसरे से टकराने वाली हैं, और इसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला है।
क्लॉडियस अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। वो हैमलेट को खत्म करने के लिए दो जाल बिछाता है। पहला, उसे इंग्लैंड भेजकर एक गुप्त खत के जरिए मरवा देने का, और दूसरा, लियर्टीज के साथ मिलकर एक जहरीली तलवार और जहरीले जाम वाला एक नकली द्वंद्व युद्ध रचने का। लेकिन हैमलेट को मात देना इतना आसान नहीं था। वो पहली साजिश को नाकाम कर देता है और चालाकी से उस खत को बदलकर अपने ही दोस्तों को मौत के मुंह में ढकेल देता है। वो डेनमार्क वापस आ जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि यहां उसका इंतजार एक और जानलेवा जाल कर रहा है। और फिर आता है वो क्लाइमैक्स। द्वंद्व युद्ध के दौरान धोखे और बदले की आग में एक के बाद एक मौतें होती हैं। सबसे पहले रानी गलती से वो जहरीला जाम पी लेती है जो हैमलेट के लिए था। फिर लियार्टीज अपनी जहरीली तलवार से हैमलेट को घायल कर देता है। हाथापाई में तलवारें बदल जाती हैं और हैमलेट उसी जहरीली तलवार से लियार्टीज को घायल कर देता है। और अंत में मरने से पहले हैमलेट क्लॉडियस को जबरदस्ती वही जहर पिलाता है और तलवार से भी मार डालता है। पूरा का पूरा शाही परिवार खत्म। तो जब ये सारा खून खराबा खत्म होता है, डेनमार्क का सिंहासन पूरी तरह से खाली है। और तभी नॉर्वे का राजकुमार फोर्टिनब्रास वहां पहुंचता है और देखता है कि पूरा राज्य लावारिस पड़ा है। एक त्रासदी का अंत दूसरे के राज का आगाज बन जाता है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है। बदले की इस आग ने एक राजकुमार, एक रानी, एक राजा, एक पूरे दरबार को जलाकर राख कर दिया। क्या हैमलेट का यह बदला वाकई इस कीमत के लायक था? ये एक ऐसा सवाल है जो शेक्सपियर सदियों से अपने दर्शकों से पूछते आ रहे हैं।